जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सेट नंबर 7 का। यहाँ पर 100 प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि ये प्रश्न आपको याद रह सके। और जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, उनके फैक्ट यानी कि तथ्यों के ऊपर विचार किया जा रहा है और आपको यहाँ से आंसर दिए जा रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों के ग्रुप में और जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ इस क्यू सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे एक छात्र को बात कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि देखिए, जिनका तैयारी है ऑलरेडी पहले से, बिल्कुल चिंता नहीं करें। इस बार हो सकता है कि आपका मेरिट में स्थान बन जाएगा क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। लेकिन वो गलती दोबारा मत कीजिएगा कि अभ्यास ही नहीं करेंगे। नहीं, अभ्यास आपको करते रहना है। लूसेंट पढ़िए, जैसा कि हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में आपको दे भी रहे हैं टेलीग्राम पे। तो लूसेंट खत्म करवाया जा रहा है वहां पे। और उन छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि जो चीजें वहां पे आपको बताई जा रही है, जो चीजें टास्क दी जा रही है, उसको पढ़ के आइए और पढ़ के आके टेस्ट दीजिए। फिर देखिए आपका स्कोर कहाँ से कहाँ जा रहा है। 1 महीने के अंदर आपको खुद रिजल्ट दिखने लग जाएगा। और खुद को ना मोटिवेट करके रखिए। आपसे बढ़कर एग्जाम नहीं है। आप किसी भी एग्जाम को देंगे, अच्छे से एग्जाम निकलेगा आपका। इसलिए खुद को मोटिवेट रखिए और फोकस रहिए उन प्रश्नों पे जो कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। हो सके जो हम लोग बोर्ड आपको शेयर कर रहे हैं, उस बोर्ड को 2 बार 3 बार खुद से लगाइए। देखिए कितना उत्तर आपसे यहाँ पे सही सही बन रहा है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और सेट नंबर 7 लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप भी इस वीडियो को देखें और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं सीधे आज के। और तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। प्रश्न कहता है कि माउंट आबू को, जी हाँ, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, ये कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आंसर कीजिएगा जल्दी से। देखिए, इसके बारे में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित है दोस्तों। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है माउंट आबू। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्र इसका राजस्थान में है, कुछ हरियाणा में भी है, कुछ मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है। अच्छा, जो शिवालिक है, शिवालिक भारत का सबसे प्राचीनतम है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है भारत का प्राचीनतम है। ये भारत का प्राचीनतम है श्रृंखला। ठीक है। अच्छा, हिमालय जो वलित पर्वत है वो नवीन पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमालय हिमालय जो वलित है, हिमालय वलित पर्वत, तो ये जो है नवीनतम है यानी कि नया है। ठीक, तो ये 3 चीजें पूछता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंडीज विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज के बारे में पूछेगा तो भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे साइंस का है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, है ना, मतलब सीधे एकदम फेंका जाए आसमान में, ठीक है, तो जब वो सबसे ऊंचे पॉइंट पे पहुंचता है यानी कि इस बिंदु पे पहुंचता है, तब तक वो किस अवस्था में होता है? तो जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे और जब वो सबसे लास्ट पॉइंट है ना, एकदम मतलब यहां तक फेंका आपने, है ना, तो ये जो लास्ट पॉइंट है उस बिंदु तक पहुंचता है तो उसका वो त्वरण नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि इसके विपरीत जाता है ना त्वरण के, तो वो नीचे की ओर खींचता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आंसर कर लीजिएगा, त्वरण नीचे की ओर आएगा। तो ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 3 पे आंसर करेंगे। शक्कर के किण्वन दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर का जब भी किण्वन होगा तो ये कौन सा यौगिक बनाएगा? बिल्कुल, शक्कर के किण्वन जब भी होंगे उसके दौरान जो है इथाइल अल्कोहल हमेशा बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए होता है? तो सिरका में होता है, ये भी लिख लीजिए आप लोग यहाँ से। और इमली में जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो ये 2-3 चीजें यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। किसी तार वाले वाद्य यंत्र, है ना, जो कि संगीत बजाते हैं हम लोग, उसमें पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि के तरंग पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ध्वनि के तरंग के रूप में निर्भर करती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि का जो
हम लोग मापते हैं मात्रक, वो क्या है, तो डेसिबल होता है, ये आप याद रखिएगा। डीबी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, है ना, डेसिबल डिनोट से डिनोट करते हैं, इसकी तीव्रता मापते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में ही, है ना, तो ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे। ध्वनि जो होता है ना, निर्वात में नहीं चल सकता है। ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक किस में होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है बिहार दरोगा में, तो याद रखिएगा ठोस में होता है, और ये आपका हवा में है ना, ये ध्यान रखेंगे। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। जिब्राल्टर जलडमरू किनको जोड़ता है? जिब्राल्टर जलडमरू जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है आप सी कर सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर। जिब्राल्टर जलडमरू जो है दोस्तों, ये आपको यूरोप, जो कि स्पेन और अफ्रीका, है ना, यूरोप और अफ्रीका के अलग करता है। ठीक है, तो जलडमरू क्या है, दो जल संधियों को अलग करने वाला क्षेत्र को जलडमरू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये जो कंट्री है इधर स्पेन है, और ये जो कंट्री है इधर जो है अफ्रीका है ना, तो ये यूरोप हो गया, यूरोप का पार्ट हो गया, यूरोप है मान लीजिए, और ये अफ्रीका हो गया। इसके बीच से जो जल धारा बह रही है, नदियां हो सकती हैं या फिर आपके समुद्र हो सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जलडमरू मध्य। तो ये अलग कर रहा है दोनों भूमियों को, है ना, इसको हम लोग कहते हैं जलडमरू मध्य। समझ गए? तो अटलांटिक महासागर जो है भूमध्य महासागर को अलग करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि। ये स्पेन पड़ता है यहाँ पे यूरोप में, और इधर अफ्रीका का मोरक्को, है ना, मोरक्को, मोरक्को एक देश है, वो पड़ता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। भारत के सबसे बड़े सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? माधोपुर में स्थित है। ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा को भारत का सरकार अधिक महत्व दे रही है, और सौर ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा का भी एक स्रोत है। सौर ऊर्जा है दोस्तों, एक सिलिकॉन का उपयोग भी किया जा रहा है इसमें। इसका माधोपुर में सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया गया है। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। वायु में कार्बन के कण निकलने के लिए कौन सा सिद्धांत पर काम किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? देखिए, वैद्युत कण जो होंगे, ये संचालन सिद्धांत वायु में से कार्बन के कण निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक महत्व है, इसलिए आंसर यहाँ पे करेंगे वैद्युत कण का संचालन। सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। पारसेक किसकी मापक इकाई है? पारसेक किसकी मापक इकाई है? तो खगोल शास्त्री आप लोग पढ़े होंगे ना, खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्रियों के द्वारा जो है, आपको बता दें कि खगोलविद की दूरी मापते हैं हम लोग, है ना, जैसे सूर्य से पृथ्वी की बीच की दूरी, है ना, ये जो मापते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, तो हम लोग पारसेक में मापते हैं। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो ये लिख लीजिए आप लोग, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, सारा चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत जहां पे क्वेश्चन की जरूरत है बताने का, वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का ही मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। ठीक, चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैन धर्म के बारे में बोला जा रहा है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सामूहिक रूप के लिए, तो उसमें जो है एक वर्ड है अंग, है ना, ये अंग का उपयोग करते हैं उन लोग। ठीक है, जैन धर्म के साहित्य में आगम कहते हैं इसको। ठीक है, और जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य की पुस्तक के 14 वर्णक है ना, इसको हम लोग क्या है कहते हैं, इसको पुआर्ग। ठीक है, ठीक है, पूर्वांग कहते हैं इसको, पूर्वांग कहते हैं। ठीक है, इसमें अतिरिक्त जो है 12 अंग, 12 उप अंग, 10 परिकिरण, 6 छंद सूत्र और भगवती सूत्र, और 4 नंदी सूत्र और अनुयोग सूत्र यहाँ पे शामिल होते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे, आंसर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कमरे के ताप पर, जी हाँ, ये पारद जो है ना, पारद, पारा को कहा गया है, याद रखिएगा, है ना, मरकरी। तो इज द राइट आंसर, ये कर लीजिएगा। मरकरी को हम लोग तरल अवस्था में बनाए रख सकते हैं। ये जो जमता कितने पे है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पे जो है जमने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पारद को यहाँ पे आंसर कर लीजिए, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। देखिए, फिनोल जो होता है ना, ये कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर ए कर लीजिएगा,
ठीक है, और हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल कीजिएगा, क्योंकि कार्बनिक अम्ल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ये इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ये बिहार दरोगा का ही प्रश्न है, याद रखिएगा, बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध जो है दोस्तों, आपको बता दें कि ये भागीरथी नदी पे है। ठीक है, भागीरथी का जो है पर्यायवाची गंगा भी होता है, लेकिन उसी की सहायक नदियां हैं, लेकिन ये गंगा नहीं है, भागीरथी नदी है यहाँ पे। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ पे है दोस्तों, किस राज्य में आता है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, टिहरी बांध जो है ये भारी विरोध, पर्यावरण और विस्थापन पुनर्वास के कारण बनाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे, आंसर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो है भारत जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और ये कितना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से लगा हुआ? तो 4096.7 किलोमीटर का जो दूरी है, ये आपका है सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा वो शहर है जो कि यहाँ पे साझा करता है, सॉरी राज्य है? तो एक तो भारत का है असम, दूसरा है आपका मिजोरम, ठीक है, तीसरा है आपका मिजोरम मेघालय, मेघालय है ना, और चौथा है आपका त्रिपुरा, और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर है ये पूर्ण स्पर्धा, जो मार्केट का कीमत के बारे में पूछा जा रहा है। पूर्ण स्पर्धा बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, जिसको कि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर लीजिएगा, पूर्ण स्पर्धा। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। पूर्ण स्पर्धा बाजार में जो विक्रेता होता है, खरीदने वाला, और विक्रेता होता है जो कि बेचने वाला, तो भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे, आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? हर सवाल के लिए देखिए 2 से 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आंसर जरूर कीजिए। यहाँ पे आप लोग सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आंसर कीजिए, ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो खुद चेक कीजिए। आंसर कीजिएगा तो चीजें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट है ये। सी इज द करेक्ट आंसर। सदाबहार वन उन वन को कहते हैं जहां पर पत्तियां सालों भर बनी रहती हैं। पतझड़ वन किसको कहते हैं? जो कि एक ऐसे मौसम में जो कि उनके पत्ते झड़ जाते हैं वृक्ष से, वो पतझड़ वन कहलाते हैं। लेकिन सदाबहार वनों में पत्तियां जो है सालों भर बनी रहती हैं। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है हमारे, देखिए अगर आप लोग भारत में कुछ नक्शा इस तरह से देखेंगे, तो ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ गुजरात से लेकर केरल तक का ये जो क्षेत्र है पूरा हमारा, ये कहलाता है पश्चिमी घाट। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो ये है क्रिएटिनिन इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों, सामान्य मूत्र में लगभग 95% क्या होता है? तो जल होता है। 2% क्या होता है? तो लवण होता है, यह याद रखेंगे। और जो 2.7 होता है परसेंट जो है लगभग, ये हमारा यूरिया होता है। ठीक है, और जो 0.3% जो इसमें होता है, वो होता है यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड कह लीजिए, है ना, यूरिक अम्ल कह लीजिए। ठीक है, तो ये है सामान्यता। लेकिन एक सवाल और एग्जाम में पूछता है कि जो सामान्य मूत्र है ना, उसका पीएच मान क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, याद रखिएगा, कंप्लीट 6 होता है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला जो होता है वो किस कारण से होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। तो मूत्र का रंग जो पीला होता है, ये यूरोक्रोम के चलते होता है। लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ लेगा एग्जाम में तो जरूर लिख के आइएगा, है ना। चलिए, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पे, आंसर कर लीजिएगा। थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है? बिल्कुल, यहाँ आंसर कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। थाइमोसिन इज द राइट आंसर, जो कि थाइमस ग्रंथि उत्पन्न करता है। थाइमोसिन और एड्रिनोलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करता है एक्चुअली। तो आंसर बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे।
ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अधिक मात्रा का सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका जी हाँ, ये विटामिन ए है और आपका विटामिन डी है। ये दोनों भी विटामिन ए और विटामिन डी दोनों है, जिसकी अत्यधिक मात्रा से सेवन करिएगा तो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं जाकर और घातक प्रभाव डालते हैं। विटामिन ए के प्रकार जो है कार्बनिक यौगिक बनाता है और विटामिन जो आपका विटामिन में कोई कैलोरी नहीं होता, जो कि विटामिन डी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन बी और सी जो है पानी में घुल जाते हैं, इसलिए विटामिन सी और बी और सी नहीं होगा, विटामिन ए और डी होगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये आंसर कर सी कर लीजिएगा उत्तर यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे आंसर करेंगे। अंग्रेजी राज्य में बिहार के कृषक वर्गों के किस श्रेणी में रखा जाता था? तो ये ब्रिटिश राज कह लीजिए या अंग्रेज का राज कह लीजिए, है ना? तो ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने बिहार के कृषक वर्ग को, जो कि किसान थे, वो पंचमुखी में वर्गीकरण किया था ताकि वो वसूली करने में दिक्कत ना हुए, है ना? बिहार के लोग तो ऐसे ही लड़ जाते होंगे, लेकिन उनकी दिक्कतें ना सामने आए, उनसे लड़के इसको पंचमुखी वर्गीकरण में इसको रखा जाता था बिहार के किसानों को। ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो भारत के दक्कन का पठार अगर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, भारत के दक्कन सॉरी माफ करेंगे, मणिपुर, मणिपुर जो है आपका आंसर कर लीजिएगा ये। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा भारत में कौन कौन से राज्य से होकर गुजरा है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है मतलब। ठीक है, तो कुछ अगर आपका ये भारत का नक्शा इस तरह से बनेगा तो थोड़ा सा देखिएगा, है ना, ज्यादा छोटा बड़ा हो जाएगा तो माफ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से नक्शा बनेगा। तो भारत के उन राज्यों से, जो कि गुजरात है यहाँ पे, ठीक, तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, और झारखंड, झारखंड भी है यहाँ पे, और त्रिपुरा, त्रिपुरा है यहाँ पे, और मिजोरम से होकर गुजरता है, तो मिजोरम है यहाँ पे। तो ये जो है कर्क रेखा कुछ इस तरह से है। ये उसके उत्तर में स्थित है, मणिपुर के जस्ट ऊपर में है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो है कर्क रेखा यहाँ से गुजरा है। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे। भारत के दक्कन के पठार, देखिए आ ही गया। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण किस युग में हुआ है? तो भारत के दक्कन पठार पे बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण, जी हाँ, ये क्रिटेशिया युग में हुआ है। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा, क्रिटेशियस युग में हुआ है दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़े होंगे, उनके चट्टानों में पढ़ेंगे, उनके चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी उत्पत्ति कब हुई है, तो लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, ये 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्रिटेशियस युग के दौरान यहाँ पे आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आइए इसको सुमेलित करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए राज्य दिया गया है और आई थिंक उसकी राजधानियां दी गई हैं। तो असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? असम की राजधानी गुवाहाटी। मेघालय की राजधानी कहाँ है? एक्चुअली असम की राजधानी नॉट गुवाहाटी, असम की राजधानी जो होगी वो तो दिसपुर होगी। ठीक है, गुवाहाटी जो है आपका एक आधिकारिक नहीं, मतलब कहें तो इकोनॉमिकली अगर कैपिटल कह ले इसको, तो गुवाहाटी है, लेकिन यहाँ पे दिसपुर होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो पहला मैच गलत हो गया। ठीक है, मेघालय का होगा शिलोंग, यहाँ पे आप ध्यान से लिख सकते हैं। मिजोरम का होगा आइजोल, यहाँ पे भी बिल्कुल सही मैच है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा सी, जो है मैच सही है। और नागालैंड का देखिए कोहिमा होता है, तो यहाँ पे दिया गया, तो इसी इसका भी मैच नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सी कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22-23 पे। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि उठता है। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उठता है, तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये कैरेबियन सागर में उठता है। तो कैरेबियन सागर जो है दोस्तों भारत के आसपास तो नहीं है। ठीक है, ये आकार की दृष्टि से बहुत छोटा है, किंतु प्रभाव बहुत ही तेजी से फैलाता है। ठीक है, और बहुत जल्दी निकल भी जाता है, क्योंकि प्रचंड रूप में उठता है, प्रलयकारी होता है। ठीक है, तो इसका आकार जो है कीप की तरह होता है। छलनी आप देखिए ना, छलनी, है ना, इस तरह से ये उठेगा, इस तरह से। तो ये जो है गोल बनाएगा और चक्रवात इसका ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो ये आप यहाँ से ध्यान जरूर रखिएगा।
चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे चीन सागर में नहीं, ये कैरेबियन सागर में उठता है। डी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। ये कहाँ होता है? कैरेबियन सागर में। आकार में छोटा होता है किंतु प्रभाव बहुत ही तेज होता है। सवाल नंबर 24, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? गीतांजलि जो है दोस्तों अंग्रेजी संस्करण लाया गया था सन 1912 में। यहाँ पे उत्तर बी कर लीजिएगा। और इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। कब किया गया था? इंडियन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, तो ये जो है इसको प्रकाशित किया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे। देखिए, निम्नलिखित का सही कालक्रम जो है आपको बताना है, यानी कि सही क्रम में इसको सजाना है। तो देखिए आप लोग उत्तर कीजिएगा। पहला यहाँ पे हुआ था हमारा शिमला समझौता। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। दूसरा जो है दोस्तों भारत सोवियत संघ इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहां से। दूसरा जो हमारा समझौता हुआ था ये हुआ था भारत और सोवियत संघ का। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। एक्चुअली ये तो पहला हो गया ना फिर तो देखिए यहाँ पे मैच कीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से भाई। ठीक है, ये 1971 में हुआ था भारत और सोवियत संघ, यानी कि रशिया कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा जो है हमारा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं इसको नहीं लिखूंगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग फिर लास्ट में आंसर कीजिएगा। फरक्का समझौता हुआ था दोस्तों, याद रखिए ये समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था गंगा जल के बंटवारे को लेकर। तो ये हमारा हुआ था दोस्तों 1971 में ही, 1970 में आई थिंक हुआ था ये। और ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों 1966 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर आप लोग कर लीजिएगा। जी हाँ, अब 4 यानी कि ये 4, फिर 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3। ये फरक्का समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो 1973 का ये घटना है शायद, है ना? ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 2 4 2 1 3। ठीक है, चलिए ये उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पे। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? देखिए जो 73 अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यह संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक प्रदान दिया गया था, दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ पंचायती राज अधिनियम। बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान का ये 73वां संविधान संशोधन जो है इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। चलिए आप हमें बताइए कमेंट करके कि हमारे संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। ठीक है, और ये जो है आपका पंचायती राज अधिनियम जो है आंसर बी हो जाएगा, जो कि 11वीं अनुसूची में उसमें जोड़ा गया था। फिर जब हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 12वीं, है ना, अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब तो आप आंसर कर ही देंगे। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बीमा कृषि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर बी कर लीजिएगा। 1997, 98 नहीं, 1999 और 2000 में किया गया था। सी उत्तर कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। 1985, देखिए 1985 के दौर में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, चक्रवात जैसी या अन्य कोई बीमारियां आ जाती थी उस समय, तो उनकी प्रकृति आपदाओं से बचने को लेकर और फसल को कोई क्षति को लेकर किसानों को संरक्षण देना, तो रक्षा देना, उनको इकोनॉमिकली हेल्प करना था। तो ये आंसर सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के लिए जाना जाता है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, कृष्ण गोदावरी का क्षेत्र जो है यह चावल के कटोरे के लिए जाना जाता है। और ये डेल्टा का क्षेत्र भी कहलाता है ना? क्या कहलाता है ये? डेल्टा एरिया कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पे। सेंटोसा द्वीप किस देश में स्थित है? सेंटोसा द्वीप किस देश में स्थित है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये थॉमस कुक, जो कि थॉमस कुक जो है इंडिया लिमिटेड है। भारत में सेंटोसा द्वीप में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु
सेंटोसा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिंगापुर के साथ एक सामरिक समझौता है। तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये कहां पर है? ये सिंगापुर में है, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। सार्क, देखिए सार्क के बारे में क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। पहली बैठक इसकी कहाँ हुई थी? तो इसको कहते हैं दोस्तों दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, सार्क को क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसका 8 दिसंबर को 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन किया गया है। और ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी पहली बैठक जो है आपको यही हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आंसर ए कर लीजिएगा। सवालों पे चलते हैं 31 पे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ आंसर क्या कीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जब शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धौलावीरा से मिले हैं। तो ये उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती भी थी और यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यानी कि अगर यह अभी के तत्कालीन पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है यहीं पे ये स्थित है धौलावीरा। धौलावीरा की खुदाई के समय आर.एस. विस्ट ने इसका किया था खुदाई, और धौलावीरा के उत्खनन के दौरान यहाँ पे जो रिजल्टेंट आए थे हड़प्पा सभ्यता को अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी पाई गई थी। इस सभ्यता के 7 मीटर गहरा तथा 79 मीटर लंबा शैलकृत जल कुंड भी पाया गया था। तो एक विकसित सभ्यता इसको भी मानी जाती है। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, आंसर कीजिएगा सोच समझ के। बिल्कुल, मनुष्य की खोपड़ी में यानी कि स्कल कहते हैं खोपड़ी को, याद रखिएगा। कुल अस्थियों की बात करें यानी कि बोन्स की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो कुल कितने खोपड़ियों में हड्डियां होती हैं? तो 28 होती हैं, जो कि जोड़े में होती हैं। याद रखेंगे इसमें कि 8 जो होता है आपके मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन केस कहते हैं इसको, आठों को, है ना। ये जो है आपका क्या कहलाता है? तो ब्रेन केस कहलाता है, ये ब्रेन केस अर्थात कपाल, है ना। और ये जो है आपका क्रेनियम बनाती है, ठीक है, कपाल बनाती है ये आठों हड्डी। और शेष जो हड्डियां हैं 14 हड्डियां हमारे चेहरे के ऊपर होती हैं, ये कंकाल का ही होता है, ये बना होता है दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं अगले प्रश्न पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है सामग्री और खनिजों का एक परिवार कहते हैं, इसको समूह कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट जो है मानव हड्डी और दांतों में पाया जाता है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। कबड्डी विश्व कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा या किया गया था? तो 2019 में किया गया था ये, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। 2019 में किया गया था और ये पंजाब में किया गया था। कबड्डी विश्व कप 2019 का आयोजन या पंजाब में किया गया था। कब किया गया था? तो 20 नवंबर को किया गया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, तो पंजाब उत्तर कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 36 पे चलते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की ओर से जारी आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? तो एग्जैक्टली यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा, ये भारत का स्थान 59वां रहा, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। किस पाल राजा ने, है ना, पाल वंश के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, पढ़िएगा लूसेंट में या क्राउन में, है ना। इसने राजा ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देखिए आप लोग जब धर्मों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले कौन कौन से वंश आए भारत में उनके बारे में जान लीजिएगा। और ये लूसेंट में या फिर आप क्राउन में देखिएगा तो सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाया गया है, दिया गया है। तो किस पाल राजा ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, धर्मपाल, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और इसने भागलपुर, जो कि बिहार का क्षेत्र है भागलपुर, वहां पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च करने को चलाने को लेकर 200 गांवों को दान में भी दिया था इन्होंने। धर्मपाल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 पे आंसर करेंगे। देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी को जयचंद ने मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर का युद्ध था दोस्तों, सन 1194 का दौर था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किए थे। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद में है दोस्तों, याद रखेंगे। यमुना तट के किनारे है क्षेत्र, याद रखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, वह कहाँ स्थित है? देखिए, ये जो विठल मंदिर है बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप लोग कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। विठल मंदिर का निर्माण जो है ना, विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही किया गया था, तुलु वंश के द्वारा। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका हम्पी में है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। महाप्रतापी राजा थे उसमें राजा कृष्णदेव राय, जो कि उन्होंने करवाया था इसका स्थापना। और ये 56 तक्षित स्तंभ है यहाँ पे, जिससे स्वर निकलते हैं। मंदिर का निर्माण विजय नगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। तो ये राजधानी भी थी, याद रखिएगा। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य। देखिए, अब ये कौन बनवाया था दीन इलाही? दीन इलाही जो है, इसका मूल उद्देश्य था कि वैश्विक निष्ठा, यानी कि दीन इलाही का धर्म एक अलग बनाना, एक धर्म ही बनाया जा रहा था अकबर के द्वारा। और बदायूनी ने इसलिए अकबर को जो है ना, मुसलमानों का दुश्मन कहा था, इस्लाम का दुश्मन कहा था इसको। ठीक है, तो 1582 के दौर में ये जो है दीन इलाही को बनाया गया था, चलाया जा रहा था, पर ये फेल हो गया था, है ना। ये इस पे आस्था नहीं पड़ा लोगों का। और इस धर्म को मानने वाले पहला और अंतिम हिंदू जो था वो बीरबल। ठीक है, एक ही हिंदू कन्वर्ट हुआ था और वो आखिरी था हिंदू। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे दिया, इसका आंसर कर लीजिएगा। ये जो है वैश्विक निष्ठा को लेकर, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 41 पे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे बसा है? आंसर कर लीजिएगा। अमृतसर सरोवर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 42 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। भारत के पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने वाला वकालत किसने की थी? देखिए, भारत में अगर पश्चिमी शिक्षा यानी कि इंग्लिश वगैरह है ना, या फिर अरबी वगैरह, उर्दू वगैरह, ये सब पश्चिम के देशों से आया है हमारे देश में। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत जो है वकालत करने वाले राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ये हुआ था। और लॉर्ड मैकेले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाया गया दोस्तों। कब? 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे। ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ईंधन के जलते समय उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी हमारा उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 पे। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये आपको साइंस में पढ़ना है। ठीक है, और साइंस का टॉपिक भी आप लोगों को करवाया जा रहा है टेलीग्राम पे हमारे वाईटी एजुकेशन के। तो रेगुलर बने रहिए क्यूज में, वहां से जितना क्वेश्चन बनेगा ना आपके लिए, वो उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपको मेरा एकदम वादा है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जहां पर मोटर कारों के पेट्रोल का दहन होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर सी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और परिवर्तन जिसमें कि किसी पदार्थ के रंग, रूप या उसके गुण हमेशा के लिए बदल जाए, जैसे कि कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, इस रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बन जाना, फिर वो तो दही से दूध नहीं बनता है ना, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। तो ये ध्यान रखिए, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होना, यानी कि एक बार पेट्रोल खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया, फिर से वो जला हुआ पेट्रोल थोड़ी ना वापस आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 45 पे। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेशित यानी कि कोटेड किया गया पदार्थ जो है लौह ऑक्साइड है, इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे, आंसर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं यहाँ पे। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के ठोस, तरल तथा गैस के रूपों का सह अस्तित्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक। जब निश्चित ताप पर कोई ठोस में बदलता है उसे हम लोग हिमांक कहते हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और ये 0 डिग्री पे हो जाता है।
एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि आपका गलनांक। जब निश्चित ताप पर किसी द्रव्य द्वारा जो ठोस द्रव्य है वो परिमाणित हो जाए और गलनांक कहलाता है, यानी कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ये ध्यान रखें। जीवित तंत्र में निम्नलिखित प्रकार के यौगिक पर विचार कीजिए। ये पहला है हमारा हार्मोन, दूसरा है हमारा एंजाइम, तीसरा है आपका लिपिड। तो कौन सा यौगिक जो है जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण प्रक्रिया निष्पादित करता है? देखिए की फंक्शन जो है ना इसका जीवित तंत्रों का, वो बता दूं आपको कि ये हार्मोन और एंजाइम के द्वारा निष्पादित होता है। तो यहाँ पे हार्मोन की अगर बात की गई है और निष्पादित होने की बात की गई है, तो यानी कि हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। तो ये 1 और 2 हमारा उत्तर सही होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि बी है यहाँ पे, आप भी उत्तर बी कीजिएगा। सवाल नंबर 48 पे चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा। जिसमें कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। बी उत्तर हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली सही होगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 49 पे, आंसर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? राज्यसभा की कोई भूमिका स्पीकर को चुनने में बिल्कुल नहीं होती है। स्पीकर को चुनने में बिल्कुल नहीं होती है। और लोकसभा अपने सदस्यों के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को हटा भी सकता है। ठीक है, इसमें ये होता है दोस्तों, तो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है, तो उत्तर हमारा यहाँ पे पी कर लेंगे। सवाल नंबर 50, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करके शक्ति निम्नलिखित में से किससे निहित है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। राज्य विधानमंडल के बारे में बोला गया है और अपर हाउस के बारे में बात हो रही है। अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। सांसद लिख दिया गया है, एक्चुअली ये संसद होगा, याद रखिएगा। बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार कर दूं। यहाँ पे विधान परिषद का सृजन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1935 में एक्ट लाया गया था दोस्तों, जिसके द्वारा 6 राज्यों को, आज भी वो राज्य हैं विधान परिषद का स्थान रखते हैं, तो 6 राज्यों में द्विसदनीय ये यहाँ की प्रशासनिक सेवाएं बनाई गई, जिसमें कि अपना एक बिहार भी है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये नोट करते रहिएगा, तेलंगाना है। तो 1 2 3 4 और एक 5 और एक है हमारा, ये कोई सा और राज्य है ये, और कौन सा राज्य है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो 6 राज्य हैं जिनको की विधान परिषद यानी कि द्विसदनीय यहाँ पे इसको बनाया गया है, संसद का ये अधिकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल है। सवाल नंबर चलते हैं 51 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? सबसे अच्छी पद्धति तो ये है, याद रखेंगे दोस्तों, अनुपातिक, है ना, अनुपातिक होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं इसको। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का एक प्रमुख विधि है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आंसर कर लीजिएगा आप लोग। हियर प्लान, हेयर कहते हैं ना, हियर, हियर मतलब सुनवाई प्रणाली, है ना, याद रखेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये 1851 की नॉर्वे थॉमस हेयर प्रणाली की पुस्तक से ये चीजें निकाली गई थी, लिखी गई थी। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? बिल्कुल याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जब भी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, यहाँ पे कभी भी भूल नहीं सकते हैं आप लोग। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, सूर्य है मान लीजिए ये, और पृथ्वी है ये हमारा, इसके बीच जब चंद्रमा आ जाएगा, है ना, जब चंद्रमा आ जाएगा, तो जितना पार्ट पे यहाँ पे पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंचेगा, वो सूर्य ग्रहण कहलाएगा उस क्षेत्र का। ठीक, और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारा पृथ्वी आ जाए, तो जितना प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा, वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी ग्रहण करके कोई चीज नहीं होती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 53 पे। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? बिल्कुल याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में ऐसे प्रश्न। स्टैटिक जीके का हम लोग कवर भी कर रहे हैं। सुबह 10 बजे आप लोग डेली जुड़िए, वाईट एजुकेशन के टेलीग्राम पे भी फ्री में क्विज़ेस करवाए जा रहे हैं आपको। बिहार में किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर।
नोट कर सकते हैं। खारा पानी का झील चिल्का झील है यहाँ पे उड़ीसा का। सवाल नंबर 54 पे चलते हैं। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद जो है सीरा है, जो ये मैलेसेज यानी कि अल्कोहल में बदल जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? फटाफट देखते हैं यहाँ पे। राणा प्रताप सागर का जो है चंबल नदी पर अवस्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। गंगा सागर परियोजना भी चंबल नदी पे है, ये भी याद रखिएगा। नर्मदा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे है, और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे भी है। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे, जी हाँ, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे याद रखिएगा गहराइयों और खारापन दोनों में वृद्धि होने लगती है। जितना गहरा होगा वहां पे पानी भी खारा होगा और ये खारापन भी इसका बढ़ेगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंटरपोल है लियोन्स इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही उत्तर करेंगे आप लोग, सी उत्तर कर रहे हैं तो। और ये कहाँ का शहर है? तो ये फ्रांस का शहर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेरिस के पास का शहर है लियोन्स। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 58 पे आंसर कर लेंगे यहाँ पे। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन जीव संरक्षण एक्ट 1972 में लाया गया। दोस्तों याद रखेंगे, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 में आया। और भारत में कुल कितने बाघ है अभी? तो 2967, ये अभी बढ़ चुका है अब। ठीक है, अभी का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, बट ये इतना है, अभी बढ़ चुका है। चाहे मुझे आपका पता मिले या ना मिले, आपको सुनना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। यह कथन किस राष्ट्रपति? चाहे मुझे आप मत मिलिए, ना सुनिए, ना मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये कथन बराक ओबामा का है। ठीक है, और भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं है, बट ऐसा राष्ट्रपति की बात हुई है तो उनकी भी बात करनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है दोस्तों एस्ट्राडियोल के लिए। किसके लिए? सी एस्ट्राडियोल के लिए। इनुसिलिन और इनुसिलिन है ना, इनुसिलिन का निष्कर्षण अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इसमें कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज भी हो जाता है। तो यहाँ से इंसुलेशन के बारे में पूछेगा तो बताइएगा, लेकिन ये एस्ट्राडियोल इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे। ऊंचाई पर लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, और क्योंकि वहां पर क्या नहीं उपस्थित होता है? जब ऊंचाई पे जाइएगा ना, पहाड़ों पे, हिल्स एरिया में जाइएगा आप, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो लाल रुधिर कण होगा उसकी जो संख्याएं हैं वो बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन कम होता है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तो इसके कारण है उसका ऑक्सीजन का कम होना। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 62 पे। रक्त की प्लाज्मा से सबसे अधिक क्या होता है? यहाँ रक्त की प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, में पूछा गया ना, तो इसमें वही उसमें जल होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से कि 90% जल होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण क्या होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण यहाँ अनिर्थिन चक्र द्वारा होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अनिर्थिन चक्र यानी कि साइटोप्लाज्मा में रेस्पिरेशन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अनर्थिन क्रिया, यानी कि यह साइटोप्लाज्मा में रेस्पिरेशन की क्रिया होना। सवाल नंबर 64। प्रकाश संश्लेषण में कितना ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा किसका होता है, तो आंसर कर लीजिएगा बी, जल का होता है। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः किससे संबंधित है? साराभाई जो केंद्र है ना, ये आपका त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है, एक तो जान लीजिए। यह अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान डिजाइन करता है। ठोस प्रणोदक तकनीकी वायुनिगित विमान संरचना को भी अनुसंधान का केंद्र माना जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो है केंद्र इसरो का महत्वपूर्ण उपक्रम भी है। तो यहाँ पे उत्तर जो है आप लोग कर लीजिएगा जी, यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, दोनों ही कथन सही है, तो एक और दो जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
1 और 3 माफ करेंगे, है ना? डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो देखिए देश में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2032 तक चुना गया है, सही बात है। चयनित स्थानों में हरिपुर, मीठी वर्दी जो कि गुजरात में है, जैतपुर, कुवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कुंडलकुम में शामिल है। दोनों ही सही है, यहाँ पे उत्तर हमारा सी हो जाएगा। सवाल नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सही की बात कही गई है। तो 67 का आंसर कीजिएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में किया गया था, कल्पक्कम में किया गया था और ये रिएक्टर था वर्ष 1985 में पूरी तरह से कार्य करने लगा था। तो सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। टाइगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बोला गया है? ठीक है, तो टाइपराइटर जो है यहाँ पे, टाइपराइटर का आविष्कार जो है सोल्ज ने किया था, ये कथन बिल्कुल बिल्कुल सही मिल रहा है यहाँ पे। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया था, ये भी सही है हमारा। रेडियो का आविष्कार मोकॉर्नी ने किया था, ये भी सही है हमारा। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, ये गलत है हमारा जवाब। तो हम्फ्री हो जाएगा, हम्फ्री हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी, है ना? हम्फ्री डेवी है ये, डेवी नहीं डेवी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो आंसर डी हो जाएगा ना, गलत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है, बताइए हम लोग को। तो सही सुमेलन बताना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये तो बात सही है। कांजीरंगा केरल में नहीं है भाई। रणथंभौर नेशनल पार्क नहीं भाई, रणथंभौर जो है ये कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना असम में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? असम में है, लिख देता हूँ यहाँ। और ये एक सींग वाला गेंडे के लिए फिर रणथंभौर जो है राजस्थान में है, ये भी गलत है, राजस्थान होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सही हो ही गया है। और पेरियार जो है आपका केरल में है दोस्तों, ये याद रखिए केरल में है। यहाँ से सुमेलन जो है एक हमारा उत्तर सही हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में सही संबंधित है? जनसंख्या के ताल्लुकात करते हुए यहाँ पे बताना है चीजों को। केरल का जनसंख्या घनत्व 859 है, कथन बिल्कुल सत्य है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर में, बिल्कुल सही है। बिहार की जनसंख्या जो है ये राज्य में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है 1029, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में 829, भी सही है। और बिहार जो है हमारा है ना, बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो 12वां राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा ये तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, पहले पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है जनसंख्या के हिसाब से, और फिर हमारा बिहार है। सवाल नंबर चलते हैं 71 पे। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक उपनाम और स्थान में सही सुमेलन है? देखिए मैंने भौगोलिक उपनाम से संबंधित एक क्यूज आपको हाल ही में सुबह 10 बजे करवाया था। ठीक है, चलिए तो मिलाते हैं। यहाँ पे बंगाल का शोक हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं, बिल्कुल कथन सत्य है। महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को, ठीक है। और 7 टापुओं का नगर हम लोग कहते हैं मुंबई को। मंदिर और घाटों का नगर कहते हैं हम लोग वाराणसी को। तभी तो सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ई पे चल जाइएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 72 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलन असत्य है? देखिए यहाँ पे नाइचो जो है जापान से संबंधित है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है इंग्लैंड से संबंधित है। मुखबरात जो है ये आपका मुखबरात जो है ना मिस्र से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर ये गलत हो गया, यानी कि सी हमारा सही उत्तर होगा। मोसाद इजराइल का है, ये यहाँ का खुफिया एजेंसी है सब। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, एग्जैक्टली। अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 74 पे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नीति मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टैटिक पार्ट है, इसकी स्थापना 1944 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। स्टैटिक पार्ट में नहीं रुकना है, आप लोग फटाक से आंसर कर दीजिएगा। पंडावनी, पंडावनी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मैंने आपको लोक नृत्य से संबंधित भी एक क्यूज करवाया है। मैं सारा क्यूज जो है ना, जो टेलीग्राम पे है वो यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, सारे टॉपिक डिस्कशन के साथ। पंडावनी लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, याद रखेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 76 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है, नहीं बोला गया है यहाँ पे। तो देखिए ब्रह्म समाज कोलकाता से संबंधित है ना। 20 अगस्त 1828 में इसका स्थापना किया गया राजा राम मोहन के द्वारा। और ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। गुजरात हरिजन सेवक संघ जो है अहमदाबाद में है, और विश्व भारती कलकत्ता में है, विश्व भारती कोलकाता में है, सही है, तीनों सही है।
ऑप्शन डी कर लीजिए, इनमें से कोई गलत नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा गया है और इसमें बोला गया नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा सभी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। भावभूति अलंकार सम्मान किस राज्य से साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया जाता है? तो आंसर करिए, भावभूति अलंकार सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये एक संस्कृत नाटककार का कवि था भावभूति, ठीक है। सवाल नंबर 78 पे चलते हैं। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, सब खेल से रिलेटेड अभी मैंने परसों ही एक क्यूज करवाया था आपको टेलीग्राम पे, है ना, तो गलत मत कीजिएगा। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल उत्तर अगर आप सही कर रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है। तो अब फटाफट थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए, ठीक है। 79 का उत्तर कीजिए। भारतीय प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978। 1978 जो उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? आंसर करते रहेंगे फटाफट यहाँ पे। पेरिस है, जो भी उत्तर कर रहे हैं बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 81। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को हम लोग कहते हैं आत्मा, इसका हृदय कहा जाता है, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सवाल नंबर चलते हैं 82 पे। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? तो याद रखिएगा 3 भागों में होता है। आंसर कीजिएगा बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में करवाया था, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए कब किया गया था हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद में उल्लेखित युद्ध एवं तुर्वस कौन थे? ऋग्वेद में उल्लेखित युग यदु यदु माफ करेंगे यदु और तुर्वस ये कौन थे? ये 2 जन थे। डी इज द करेक्ट आंसर, जन यानी जनता। सवाल नंबर चलते हैं 85 पे। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? तो ये हेलियोडस है ना, हेलियोडस। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 86 पे। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, ये जैनुल आबिदीन है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। चलिए बताइए कि वो कौन सा वर्ष था? हैदराबाद में है ये। सवाल नंबर 88। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? बिल्कुल, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 89। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 90 पे। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आसान है। हाँ, द्रव्य का जो है, मान लीजिए पारा है आपके पास, जब पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो वो क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, इसका पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा, है ना, घनत्व बढ़ेगा। तो 91। निम्नलिखित में से किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है? तो कौन सा है? धातु या गैस? तो हाइड्रोजन है, याद रखेंगे। ये इज द करेक्ट आंसर। 92 पे चलते हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? ये है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ये इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। भारतीय मूल के किस इंजीनियर सह फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता था? कार्तिक सुब्रमण्यम। ए इज द करेक्ट आंसर, कार्तिक सुब्रमण्यम। सवाल नंबर 94। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, हुणों के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आजादी के बाद पहली बार भारत में 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना किस राज्य में शुरू किया गया? आजादी के बाद पहली बार भारत में 2011 के दौरान सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना त्रिपुरा में शुरू किया गया था सबसे पहले। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बनेगा? आंसर करेंगे भारत, हमारा देश
यहाँ स्पेक्ट्रम सैटेलाइट नीलामी करेगा। सवाल नंबर 97, हाल ही में दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2022 दिसंबर का है। कर्नाटक, ये आपको स्पीडी से मैंने करवाया है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 98 पे, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा कर लेती है? तो ये समय 23 घंटे 24 मिनट 4 सेकंड लगता है, यानी कि जो अप्रोक्स कहते हैं हम लोग 24 घंटे का हमारा समय होता है पूरा दिन रात मिला के। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? ये भी अभी क्वेश्चन मैंने शायद करवाया ऊपर आपको, है ना। आर्टिकल 110 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 100, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ये श्रीरंगपट्टनम संधि थी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखे 100 प्रश्न, 100 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आंसर भी कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।